जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आपका स्वागत है अपना चैनल A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम क्लास 7 का NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो था दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक, इसके बारे में जाने थे। यानी जब हम देखे थे चैप्टर नंबर 2 तो उसमें हम विभिन्न राजवंशों के उदय के बारे में जाने थे, जिसमें हम दिल्ली का चर्चा नहीं किया गया था, इसके बारे में पढ़े थे। यानी कहे तो यानी मध्य युग में विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ था, जिसमें गुज्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ था, चोल वंश का उदय हुआ था, पाल वंश का उदय हुआ था, राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ था। लेकिन इन सभी वंश का उदय हुआ था, लेकिन दिल्ली को इन सभी वंश के जो शासक थे उनके द्वारा प्रमुख केंद्र नहीं बनाया गया था। उसके बाद 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। उसके बाद स्थापना की बात करेंगे तो राजपूत वंशों द्वारा किया गया था दिल्ली सल्तनत की स्थापना। उसके बाद 13वीं सदी में जो तोमर और जो कहे तो राजपूत वंश जो थे वह ये चौहान वंश से युद्ध किए थे। यानी तोमर और चौहान वंश में युद्ध हुआ था, जिसमें चौहान वंश ने तोमर वंश को हराकर दिल्ली पर अपना राजधानी बना लिया। यानी दिल्ली को वो अपना राजधानी बना लिया और देखा, यानी जब दिल्ली को राजधानी बनाया तो वहां पर देखा दिल्ली जो है विभिन्न व्यापार का केंद्र है, वहां सिक्के ढलाए जाते थे और भी विभिन्न वहां पर इस्लामिक व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे। इस्लामिक मंदिर देखने को मिला था दिल्ली पर। तो विभिन्न राजवंशों ने उसके बाद दिल्ली पर शासन करना चाहा और आपको विभिन्न राजवंशों के शासन काल के बारे में भी बताए थे, जो दिल्ली पर बारी बारी से शासन किए थे। उसके बाद हम जाने थे या पिछले यानी मध्य युग में जो शासन करते थे जो वंश पर, उसके बारे में पता हम कहाँ से लगाते हैं। तो जैसा कि आपको बताए थे, अभिलेख के माध्यम से हम उन शासकों के बारे में जानते हैं, वो कैसे शासन करते थे अपने क्षेत्र पर। उसके बाद जाने थे सिक्के के माध्यम से, यानी जो जो शासक आते थे वह अपने मतलब अनुसार सिक्के ढलाते थे यानी चलाते थे, इसके बारे में जाने थे। और तारीख के बारे में जाने थे, या कहे तो इतिहास के बारे में। तो जैसा कि आपको बताए थे, जो इतिहास था उसको 3 भागों में विभक्त किया गया था, जिसे हम इतिहास भी कह सकते हैं, या कहे तो तारीख भी कह सकते हैं, तवारीख भी कह सकते हैं। और इनको लिखते कौन थे? तो उस समय के जो पंडित होते थे, विद्वान होते थे, वो सब लिखते थे और शासक को इसके बारे में बताते थे। यानी कहे तो शासन करने के बारे में शासक को बताते थे। तो इसके बारे में जाने थे। उसके बाद हम जाने थे जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में, जिसमें आपको बताए थे जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है। तो यानी कहे तो अगर कोई शासक का पुत्र जन्म लिया है तो उसको जन्म से ही विशेष अधिकार दिया जाता था, जिसमें बताया जाता था कि आप जन्म से ही अपने यानी पिता के जो राजगद्दी है उस पर बैठ सकते हैं। यानी वंशानुगत अधिकार था उन लोगों को, यानी पिता के बाद पुत्र उस गद्दी पर बैठ सकता है। यानी एक ही गद्दी पर समय समय पर लोग बैठ सकते हैं, एक ही परिवार के लोग। तो उसके बारे में जाने थे। उसके बाद हम जाने थे लिंग भेद के बारे में, यानी कहे तो स्त्री पुरुष में जो भेद किया गया था इसके बारे में, जिसमें बताए थे आपको एक दिल्ली का जो सुल्तान था इल्तुतमिश, इनकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, इन्होंने भी दिल्ली पर शासन किया था। और जब वो रजिया सुल्तान शासन किए थे तब वहां के जो शासन के क्षेत्र के जो आसपास के जो लोग थे, मंत्री थे, यानी कहे तो सेना लोग थे, वो सब रजिया को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया था। तो यही लिंग भेद में अंतर जाने थे। उसके बाद हम आज इससे आगे जानेंगे जो है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, इसके बारे में जानेंगे। यानी कहे तो जब आपको पता है, जब दिल्ली एक व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया, सल्तनत
अब दिल्ली सल्तनत के नाम से ये मतलब दिल्ली जाने जाना लगा। तो वहां पर तो प्रशासन की आवश्यकता थी, यानी क्या है, तो दिल्ली जब व्यापार का केंद्र बन गया और भी विभिन्न चीजों का जब यहाँ पर मतलब विकास होने लगा दिल्ली पर, तो वहां पर प्रशासन की आवश्यकता पड़ी। तो उस समय कहे तो दिल्ली पर जो जमींदार सामंत लोग जो शासन करते थे उनको नहीं चाहिए था, यानी उस समय के जो इल्तुतमिश जो शासन करते थे दिल्ली पर, तो उनको एक कहे तो विश्वसनीय प्रशासन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने गुलाम को चुना, यानी कहे तो उन्होंने 40 लोगों को एक संगठन बनाया। यानी दिल्ली पर जो पहले से जो राजवंश शासन करते थे उसके जो प्रशासन थे वह अच्छे नहीं थे, यानी कहे तो घुसखोर टाइप के थे। तो इल्तुतमिश जो थे उसके बाद जो शासन करने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपने अनुसार प्रशासन सामंत को चुनाव किया। उसमें से वह 40 यानी कहे तो 40 गुलामों को उन्होंने प्रशासन और सामंत चुना। यानी कहे तो गुलाम जो शब्द है उसको उस समय बंदगाह भी कहा जाता था। यानी जो 40 जो लोगों का संगठन बनाया उसका नाम बताया, एक तुर्की ए बंदगाह। यानी जो इल्तुतमिश जो उस समय जो शासन दिल्ली पर करते थे उन्होंने 40 लोगों का संगठन बनाया और उस संगठन का नाम बताया तुर्की ए बंदरगाह। इन्हें सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा बेचा जाता था, यानी कहे तो प्रशासनिक सुरक्षा के लिए। यानी एक जब साम्राज्य होता है तो उसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र आते थे, तो पैसे यानी कर के लोभ में इन्हें सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान बेचा जाता था। उसके बाद हम अब आगे जानेंगे। तो उसके बाद खिलजी और तुगलक वंश के शासक जो थे वह प्रशासन नियुक्त किया, यानी खरीद बिक्री जो प्रशासन की हुई थी उनको खरीदा और अपने अपने क्षेत्र पर, यानी एक जो साम्राज्य होता है उसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र आते हैं, तो वहां के जो वंश थे यानी जो साम्राज्य जो था दिल्ली साम्राज्य उसके अंतर्गत खिलजी और ये जो तुगलक वंश आते थे उसके जो शासक होते थे वह विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक सेना नियुक्त किया, यानी कहे तो प्रमुख नियुक्त किया और प्रशासनिक सेवा भी उसको दिया। और उनका काम क्या था, विभिन्न क्षेत्रों से कर वसूल कर लाना। और जो ये तुगलक वंश और खिलजी वंश के जो सैनिक थे जो राजवंश चलाते थे उनको कर वसूल कर देते थे और कर के बदले में प्रशासन को हर यानी कर से ही उनको दरमाहा दिया जाता था, यानी उसको पैसा दिया जाता था। और इन सभी को लिखने के लिए यानी जो कर वसूला जाता था उसके लिए एक राजस्व नियुक्त किए हुए था जो कर का हिसाब बारी रखे, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलकर कर को 3 भागों में विभाजित किया, यानी कहे तो कर 3 प्रकार के लोगों से लिया जाता था। एक तो पहले किसानों से लिया जाता था जिसे खर्जी कहते हैं, यानी कहे तो किसान से क्यों लिया जाता था, यानी प्राचीन काल से ही हम जानते आ रहे हैं कि पहले जो मनुष्य था वह अस्थाई नहीं था, वह पहले भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता था, उसके बाद वह अस्थाई हुआ, उसके बाद वह कृषि का उपजाने लगा। तो कहे तो आरंभिक जो मनुष्य थे वह सबसे पहले कृषि उपजाना चालू किया, वहीं से वह व्यापार किया। तो इसलिए उस समय के जो शासक थे वह सबसे पहले कृषि पर कर लगाते थे और उपज का 50% कर वह किसानों से लेते थे, यानी जितना कृषि का उपज होगा उससे 50% जो कर होगा वह सैनिक को देता था, यानी किसान जो था सैनिक को प्रदान करता था। और उसी जो पैसे से सभी लोग का वेतन मिलता था। और भी जो सुल्तान थे वह आसपास यानी साम्राज्य के आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें काम करते थे, उन्हीं कर के पैसे से मंदिर बनवाते थे, राजधानी पर विकास करते थे, यानी कहे तो विकास करने के लिए वही सब कर के पैसे से काम करते थे। तो यही था। और
दूसरा कर की बात करेंगे तो जो लोग आरंभिक जो मनुष्य थे वह मवेशी पालते थे, उनसे कर लिया जाता था, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद एक कर लिया जाता था ये गांव के लोगों से, यानी कहे तो जो गांव में जो रहते थे ऐसे लोग, उनसे एक कर लिया जाता था, तो इसको भी याद रखिएगा। तो 3 तरह का कर जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे, यानी कहे तो सुल्तान थे, वह लेते थे। उसके बाद आगे जानेंगे 15वीं से 16वीं शताब्दी में सल्तनत, यानी कहे तो जब 15वीं से 16वीं शताब्दी आई थी तो उस समय तुगलक वंश शासन करते थे दिल्ली साम्राज्य पर। तो उस समय दिल्ली में उतना ज्यादा विकास नहीं था। उसके बाद 1526 के बाद दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का शासन हुआ, और उसके समय ये जो दिल्ली है उसके आसपास के क्षेत्र फलने फूलने लगे, यानी अत्यधिक विकास होने लगे थे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर, जिसमें एक क्षेत्र था दिल्ली, आगरा, उसके बाद कहे तो राजस्थान था, और भी दिल्ली के जो आसपास के जो क्षेत्र थे वह बहुत ज्यादा विकसित होने लगे। वहां की प्रशासनिक सेवा बहुत ज्यादा मजबूत होने लगी, और भी विभिन्न कारणों से वह मजबूत होने लगी। और उसके जो आसपास के जो क्षेत्र थे उस पर जो शासन करते थे लोग, यानी कहे तो सम्राट जो चुने हुए था लोगों को, वह अत्यधिक शक्तिशाली था, बलपूर्वक लोगों को हराता था, और उसके जो शासन क्षेत्र था उसको अपने अधिकार में ले लेता था। तो इसी में एक जो सुल्तान की बात करेंगे जो है शेरशाह सूरी, उन्होंने मुगल सम्राट को हराकर और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। यानी कहे तो वह इतने ज्यादा शक्तिशाली सम्राट था, यानी कहे तो यानी मध्य युग में जब मुगल सम्राट जब आया तो उस समय विकसित नहीं हुआ था दिल्ली। उसके बाद जब लोधी वंश और सैयद वंश आया तो विकास हुआ, और विभिन्न क्षेत्र के जो शासक थे वह अपने क्षेत्र को अत्यधिक मजबूत बनाया, शक्तिशाली बनाया, और उन्होंने फिर एक दूसरे यानी शासन के लोभ में, यानी जमीन के लोभ में एक दूसरे सुल्तान से आपस में मतभेद करने लगे, यानी कहे तो लड़ाई करने लगे क्षेत्र के लोभ में, और उनका जमीन को अपने शासन क्षेत्र में मिलाने के लिए ऐसे करते थे। तो जो जैसा कि आपको बताया शेरशाह सूरी जो थे वह अपने चाचा के प्रबंधन, यानी जो क्षेत्र था उस पर प्रबंधन करते थे, यानी देखरेख वो अपने चाचा के क्षेत्र पर करते थे। उसके बाद उसका जो क्षेत्र था वह मजबूत बन गया था। तो जो शेरशाह जो सूरी थे वह मुगल सम्राट से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, और अंत में मुगल सम्राट को हरा दिए और दिल्ली पर अधिकार कर लिए। उसके बाद शेरशाह जो सूरी थे वह 1540 से 1545 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किए थे। और अगर हम शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो यह बिहार से थे, और इनका मकबरा की बात करेंगे तो इनका मकबरा था सासाराम। तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।